सुप्रसिद्ध कथाकार वंदना वाजपेयी की मार्मिक कहानी चूड़ियाँ सुनिए वैदेही के स्वर में। न जाने क्यों आज उसका चेहरा आंखों के आगे से हट नहीं रहा है। चाहे कितना भी मन बटाने के लिए अपने को अन्य कामों में व्यस्त कर लूं या टीवी ऑन करके अपना मनपसंद कार्यक्रम देखकर उसे भूलने की कोशिश करूं, बार बार उसका मासूम खिलखिलाता चेहरा और खनकती चूड़ियाँ मेरा ध्यान अपनी ओर वैसे ही खींच ले जाती हैं जैसे तेज हवा का झोंका किसी तिनके को उड़ा ले जाए। आज कितने वर्षों बाद मिली थी वो, आह, वो भी इस रूप में, इस हालत में। बचपन से जानती थी उसे। हमारे घर से 2 घर छोड़कर रहने वाले शर्मा अंकल के यहाँ किराएदार बनकर आए थे वो लोग। माँ ने बताया था उनकी एक लड़की है, मुझसे 4 साल छोटी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। उस समय मेरी कोई 10-1 साल की उम्र होगी। बहुत शौक था मुझे छोटी बहन का, इसीलिए बहुत उत्सुकता थी उसे देखने की। जिस दिन उनका सामान उतर रहा था, मैं बालकनी में खड़े खड़े उसे देखने की चेष्टा कर रही थी। सब सामान उतरने के बाद उतरी थी वो नन्ही परी अपनी माँ की उंगली थामकर, जैसे मक्खन से बनी हुई हो, छूते ही पिघल जाएगी। ओह, मैंने नज़र फेर ली, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। तभी उसकी माँ का स्वर सुनाई पड़ा, रिया, उधर बैठ जाओ बेटा। और वो चुपचाप निर्दिष्ट जगह पर बैठ गई। यह था रिया से मेरा पहला परिचय। उसके बाद जैसे जैसे उसे जाना, वो उतनी ही प्यारी, उतनी ही कोमल, उतनी ही मासूम लगी। उसके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी। बेहद शांत, न रोती न चिल्लाती, बल्कि कोई और चिल्ला रहा हो तो माँ की गोद में छिप जाती। और सबसे खास थी उसकी हल्की सी मुस्कुराहट। जरा से ओठ टेढ़े करके जब वो मुस्कुराती, सच्ची बिल्कुल मधुबाला जैसी लगती। हम बच्चे अक्सर उसे छेड़ते, रिया मुस्कुरा ना एक बार, बस एक बार प्लीज़। और रिया मुस्कुरा देती। फिर हम सब ताली बजाते, वाह रिया वाह। हाँ, एक और बात थी। बचपन में बच्चे तरह तरह के खिलौनों के लिए मचलते हैं, पर रिया उन सबसे अलग थी। उसे भाती थीं तो बस रंग बिरंगी चूड़ियाँ, लाल पीली नीली हरी कांच की चूड़ियाँ खन खन करती हुई उसकी गोरी कलाई में लगती भी बहुत अच्छी थीं। कांच की चूड़ियों की खन खन के स्वर उसे इतने अच्छे लगते थे जैसे किसी ने सितार के सातों तार छेड़ दिए हों। ज़रूरत बेज़रूरत हाथ हिला हिलाकर चूड़ियाँ खनखनाती ही रहती, कहती, दीदी सुन रही हो ना ये खनखन, इसमें मेरी जान बसती है, जैसे नंदन वन वाले राक्षस की जान उसके तोते में बसती है। अगर ये खनखन रुक जाए ना तो जैसे सारी सृष्टि ही रुक जाएगी। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा कर उसका सिर हिलाते हुए कहती, अच्छा, ख्वाबों की देवी। वो जब भी बाजार जाती चूड़ी का डिब्बा ज़रूर लाती। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदार भी उसके चूड़ी प्रेम के बारे में जानते थे, इसलिए जन्मदिन पर उसे ढेरों चूड़ी के डिब्बे मिलते थे। उनको देखकर रिया ऐसे इठलाती जैसे कोई खजाना मिल गया हो। पर उसके स्वभाव में एक विचित्रता थी, बेवजह भयभीत सी रहती थी वो। उसकी एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए भाग दौड़ वाले खेलों से दूर ही रहती थी। अगर गलती से किसी से उसकी चूड़ी टूट जाए तो एकदम चुप होकर खुद को अपने में ऐसे समेट लेती थी जैसे कछुआ अपने खोल में बंद हो जाता है। मुंह से कुछ नहीं कहती थी, पर कुछ दिन तक बड़ा विचित्र रहता था उसका व्यवहार। फिर सब ठीक हो जाता और वह लौट आती अपनी भूली मुस्कुराहट पर। रिया बड़ी हुई, रूप चंद्रमा की तरह खिल गया, पर चूड़ी प्रेम अब भी यथावत था। कॉलेज में उसकी चूड़ियों के किस्से आम थे। अक्सर लड़कों के बीच चर्चा होती कि कौन भाग्यशाली होगा जो इन चूड़ी वाले हाथों को थामेगा। उसी समय रिया के पिता का तबादला दूसरे शहर हो गया। रिया अपने परिवार के साथ चली गई। मुझे याद है, उदासी में मैंने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया। धीरे धीरे उसके बिना जीने की आदत हो गई। फिर मेरी शादी हुई। मैं विदेश में अपने घर में रच बस गई।
पर हमारे बीच पत्र व्यवहार चलता रहा। पत्रों से ही रिया की शादी की सूचना मिली थी। फोटो भी तो भेजे थे उसने। सुशांत और रिया की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। कोई किसी से 19 नहीं, जैसे ईश्वर ने एक दूजे के लिए ही बनाया हो। मैं तो देखती ही रह गई थी। मेरी तंद्रा टूटी थी पति के हंसने के स्वर से। हा 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 हा, देखो तो साली साहिबा की चूड़ियाँ पूरी कोहनी तक, एक भी रंग नहीं छोड़ा। तब मेरा भी ध्यान गया। अरे हाँ, पूरी कोहनी तक भरी चूड़ियाँ, हर रंग की। मुस्कुरा उठी थी मैं। अगले ही पल आंखों में आंसू भर हाथ जोड़कर मन ही मन बुदबुदाई, हे ईश्वर, रिया और उसकी चूड़ियाँ हमेशा यूं ही खनकती रहें। शादी हुई, रिया ससुराल पहुंच गई। पति के घर में भी उसकी चूड़ी प्रेम की चर्चा होने लगी। पति उससे बहुत प्रेम करते थे। 2 हंसों का जोड़ा था उनका। फिर कैसे न जानते उसके दिल की बात। उसे तरह तरह की चूड़ियाँ लाकर देते। लाल, पीली, हरी, नीली, लाख की, कटावदार, फ्रेंच डिजाइन, मोती जड़ी, कामदार। कभी कभी स्पेशल ऑर्डर देकर मंगाते। चूड़ी से उसके दोनों हाथ भर जाते। देवरानी जेठानी सब छेड़ती, लो एक और तुलसीदास। जब यह बात उसने मुझे पत्र में लिखी थी तो मुझे दूर से ही सही, पर उसकी शर्माई आंखों और लजाते ओठ जैसे साफ साफ दिख रहे थे। रिया माँ बनी इतना तो मुझे पता चला, पर उसके बाद अचानक उसका चिट्ठी आना बंद हो गया। मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो मेरे मायके के शहर में नहीं थी। उसकी शादी कहीं अन्यत्र हो चुकी थी। अब उसका हाल जानने का मेरे पास और कोई साधन नहीं था। मैं केवल पत्र की ही प्रतीक्षा कर सकती थी, और वो मैं करती रही, दिनों, महीनों, सालों। पर पत्र नहीं आया। आया तो नहीं आया। कितनी खुश थी मैं जब पति ने मेरे सामने 3 एयर टिकट रख दिए थे। चलिए मैडम, इंडिया चलना है अगले इतवार, पूरे 2 महीनों के लिए। ओ माय गॉड! दोनों हाथों को मुंह पर रख कर बच्चों की तरह जोर से चीखी थी मैं। सो नाइस ऑफ यू सुधीर, आई लव यू, लव यू, लव यू सो मच। कितने ही दृश्य घूम गए मेरी आंखों के सामने। अम्मा, बाबूजी, वो गुमटी नंबर 5 की पतली गलियां, वो चाट वाला, वो नुक्कड़ की दुकान जहाँ कपड़े सिलाते थे, वो बरगद का पेड़ जिस पर सावन का झूला झूलते थे, वो अमरूद का पेड़ जहाँ अमरूद चुराने के कारण कई बार माली की डांट खाई थी, और मंदिर के आगे वो पानी का मटका रखने वाले कल्लू चाचा जो साथ में गुड़ की डेली भी देते थे। क्या अभी भी देते होंगे? और रिया, क्या मिल पाऊंगी उससे? उसने मेरे खतों का जवाब क्यों नहीं दिया? कहाँ है, कैसी है? हे राम, सब ठीक हो, इस ख्याल के साथ ही मेरी खुशियों के चंद्रमा को जैसे भय के किसी स्याह बादल ने ढक लिया हो। पापा, हम ताजमहल भी देखेंगे। नन्ही निकिता चिहुकी, आपको पता है 7 वंडर्स में से है। ओ श्योर माय लिटिल किड, सुधीर ने निकिता को गोद में उठाते हुए कहा। हम दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे आगरा जाएंगे और ताज देखने के बाद ही कानपुर जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारी मम्मी मायके पहुंच गई तो वो अंगद के पाँव की तरह वहीं जम जाएंगी, हिलाए नहीं हिलेंगी। और हम सब हंस पड़े। बस 1 हफ्ते का समय था और मुझे सारी शॉपिंग करनी थी। किसके लिए क्या लूँ सोचने में बहुत मेहनत लग रही थी। बाबूजी के लिए खादी का कुर्ता लूँ या चिकन का? भैया के लिए फ़ोन ही ठीक रहेगा। भतीजा आशीष अब तो बड़ा लंबा हो गया है, अच्छी सी टी शर्ट ले लेती हूँ। और अम्मा के लिए? मैं दांतों से उंगली दबाते हुए सोच ही रही थी कि अम्मा का फ़ोन आ गया। हेलो कहते ही बोली, देखो बिटिया, हमारे लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में पैसे खराब न करना। अरे पेट के लिए ही तो देश परदेश में पड़े हो। निकिता के लिए पैसा जोड़ो, शादी में काम आ जाएगा। वाह माँ वाह! मैंने मन ही मन माँ को प्रणाम किया। बिटिया के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। इतनी दूर से अगर किसी को उसकी खुशबू लग सकती है तो वो केवल माँ ही हो सकती है। पर रिया के लिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। उसके लिए तो लाल लाख की चूड़ियाँ ही लूँगी, उसकी पसंदीदा।
पूरा दिन शॉपिंग करते करते मैं पस्त हो गई। बिस्तर पर ही सारा सामान बिखेर कर चाय बनाने चली गई। चाय लेकर आई तब तक सुधीर आ चुके थे। वो अपने हाथों में चूड़ी का डब्बा पकड़े हुए थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। यकीनन यह आपने रिया के लिए ही लिया है। भाई अब तो हमें भी रिया से मिलने की इच्छा हो रही है। हम भी तो देखें आखिरकार वो कौन है जिसके नाम पर हमारी बेगम साहिबा का दिल इतनी जोर से धड़कता है। वह कितना सुखद एहसास था दिल्ली एयरपोर्ट पर। मेरा वतन, मेरी जान, मेरा इंडिया। लगा जैसे धरती माँ के पैर चूम लूं। हर शख्स अपना ही भाई बंधु नजर आ रहा था। 2 दिन दिल्ली घूमने के बाद हम आगरा के लिए रवाना हुए। निकिता लाल किले के बारे में पूछे जा रही थी। मम्मी कितना बड़ा है? राजा तो चलते चलते ही थक जाते होंगे। तभी ढच्चा ढच्चा की आवाज से हमारा ध्यान बटा। ओ गड्ढा! सुधीर मुस्कुराते हुए निकिता से बोले, लो बेटा, स्वागत कर दिया आपकी मम्मी के यूपी के गड्ढों ने। समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। ये कभी नहीं बदलेगा। निकिता और सुधीर हंस दिए। ऐसे कैसे कहा आपने? बदलेगा बदलेगा, एक दिन हमारा यूपी भी बदलेगा, तब बात करिएगा हमसे। मैंने बात काटते हुए कहा, भला कोई महिला अपने पति के मुंह से अपने प्रदेश की बुराई सुन भी सकती है? सीधे ताज के सामने टैक्सी रुकी। आह ताज, वाह ताज, कितना खूबसूरत, कितना धवल, कितना बेजोड़। सही तो लिखा है उस गीत में, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया की मोहब्बत को सलामी दी है। और हम तीनों ने अपने अपने मोबाइल से एक एक लम्हे को कैद करना शुरू किया। खच खच खच, कुछ भी छूटे ना। एक एक पल अनुपम है। मैं फोटो खींच रही थी। यह कौन? मेरे लेंस के ठीक सामने ये तो कुछ जाना पहचाना चेहरा है। अरे सुरभि, मेरे बचपन की सखी, मेरे घर के पास ही तो रहती थी। मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था, फिर शादी, फिर लिंक ही टूट गया। मेरी ही तरफ देख रही है। अलबत्ता मोटी ज़रूर हो गई है। ये भारतीय खाना भी किसको न फुला दे। शायद उसने भी मुझे पहचान ही लिया था। जोर से चीखी, हाय मधु, और दौड़ कर मेरी पीठ पर हाथ मारा। यार तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली। जीजा जी ध्यान नहीं रखते क्या तेरा? 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ा? अरे नहीं रे, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। रोज़ 1 घंटा वॉक कराते हैं, वजन क्या खाक बढ़ेगा? पर अभी भी हम भारतीयों की आदत नहीं गई पति के प्यार को पत्नी की कमर की चौड़ाई से नापने की। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। हम वही नरम घास पर बैठ गए। गप्पें चालू हो गई। बचपन की 2 सहेलियां मिल जाएं तो बातें कभी खत्म हो सकती हैं? निकिता मुझे घूर रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी मम्मी इतना भी बोल सकती हैं। मैं पूरे देसी रूप में थी। मेरे अंदर की नन्ही मधु, जो बढ़ती उम्र के नकली पर्दों में कहीं छुप गई थी, आज अपने असली रूप में बाहर आना चाहती थी। सुधीर हमारे लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रहे थे। और रिया के बारे में कुछ पता है? मेरी स्वाभाविक जिज्ञासा को सुनकर सुरभि का मुंह अजीब सा बन गया। उसने चाय ऐसे हलक से उतारी जैसे जहर का घूंट पिया हो। तुझे नहीं पता? सुरभि ने प्रति प्रश्न किया। क्या? मैंने लगभग चीखते हुए पूछा। किसी अनजान आशंका से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रिया यहीं आगरा में है, कहकर सुरभि रुक गई। आह! मेरे दिल को तसल्ली हुई है जानकर कि वो जीवित है। मैंने तो 1 सेकंड में जाने क्या क्या सोच डाला था। कहाँ है? कैसी है? चलो ना, भी चलते हैं उससे मिलने। मैं उसका हाथ पकड़कर बच्चों सी अधीरता के साथ बोली। वो पागल खाने में है। सुरभि फुसफुसाते हुए बोली। क्या? मैं जोर से चीखी। क्या कह रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं चक्कर खाकर गिर जाती। मेरे नेत्र गीले थे। बचपन की रिया की हर स्मृति मेरी आंखों के आगे तैर रही थी। यह सब कैसे हुआ सुरभि? कैसे? प्लीज बताओ, प्लीज। कान वो सुनना चाहते थे जिसको सुनने के लिए मन बिल्कुल तैयार न था। क्या बताऊं? नारी जीवन, सुरभि ने लंबी सांस लेते हुए कहा।
यही मथुरा में ही हुई थी रिया की शादी, और मैं आगरा में डॉक्टर बनकर आई थी। जब रिया के बारे में पता चला तो मैं मिलने पहुंच गई उससे। लंबी बातें हुई, 45 मिनट की दूरी, अक्सर मिलना जुलना हो ही जाता। तुम्हारी भी बातें होती थी, बहुत खुश रहती थी वो। इतना तो तुझे पता ही है, रिया के 2 बच्चे हैं। पति भी बहुत प्यार करते थे। जीवन हंसते खिलखिलाते हुए सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था। पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सावन का महीना था, रिया का सोमवार का व्रत था। घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। लाल साड़ी, लाल महावर और लाल चूड़ियों में रिया का रूप देखते ही बनता था। तभी वो अशुभ खबर आई, सुशांत की कार का एक्सीडेंट की। सब कुछ जैसे रुक गया हो। मुझे जैसे ही खबर लगी, झट पहुंची थी मैं। रिया की वो दर्दनाक चीखें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। कितना बेबस होता है इंसान मृत्यु के आगे। कैसे छीन के ले जाती है मौत। एक साथ कई जिंदगियां, एक का मरना दिखता है, बाकी का नहीं। असमय ही उसके पति की मृत्यु ने तोड़ कर रख दिया था उसे। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ होश कहाँ था उसे, न कपड़ों का, न बालों का और न बिंदियों का। पर चूड़ियाँ, वो तो तब भी टुकुर टुकुर उन्हें ही ताका करती थी। कभी धीरे से सहलाती, कभी आंसुओं से भिगोती। आह, शोक, शोक, महाशोक। गर्मी की, गमी की 13 दिन कछुए की रफ्तार से तड़पते तड़पाते आगे बढ़ने लगे। गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। फिर आया नौबार का दिन, जब उसकी चूड़ियां तोड़ी जानी थी। घर में औरतों की भीड़ थी, सबकी आंखें नम थीं। कुछ को जाने वाले का गम था, कुछ इतना भयभीत होकर रो रही थीं कि विधाता उन्हें ये दिन न देखना पड़े कि उनकी चूड़ियां तोड़ी जाएं। और कुछ, उनकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। वो यह देखने आई थी कि रूप की महारानी रिया चूड़ियां टूटने के बाद दिखती कैसी है। रिया का आखिरी बार श्रृंगार किया जा रहा था। महावर, सिंदूर, आलता, लाल साड़ी, लाल चूड़ियां पहनाई जा रही थी। मिटाने के लिए, धोने के लिए, तोड़ने के लिए। रिया की आंखें नम थीं, ओठ कांप रहे थे। एक नारी पर अत्याचार करने के लिए एक भुक्त भोगी दुखियारी विधवा नाउन आ गई थी। एक एक करके अत्याचार शुरू हुआ। रगड़ रगड़ कर पोंछ दिया गया सिंदूर, बिंदियां उतार कर फेंक दी गई, लाल साड़ी और बांध दिया गया रंगहीन जीवन में जिंदा ही सफ़ेद साड़ी का कफन। सुबकती रही रिया, और फिर चूड़ी तोड़ने के लिए नाउन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, रिया का हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सी सिहरन रिया के सर से पैर तक दौड़ गई। जीवन भर चुप रहने वाली रिया में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, और उसने झटके से अपना हाथ अलग कर लिया। चिल्लाकर बोली, नहीं तोड़वानी मुझको चूड़ी, नहीं नहीं नहीं। क्या सिर्फ किसी स्त्री के अपने पति के प्रेम का पैमाना है ये चूड़ियाँ, जिसमें तोले जाते हैं सिर्फ सुहागन रहने के वर्ष, उस रिश्ते के लिए जिसे जन्म जन्मांतर का कहता है समाज? नहीं, ये स्त्री के स्त्रीत्व का प्रतीक है। ये कांच उसके मन की कोमल भावना का प्रतीक है। क्या इसलिए कि एक स्त्री को हर पल होता रहे यह एहसास कि एक कमी है उसके जीवन में, तिल तिल कर जलती रहे अपनी सूनी कलाई की चिता में, और उसमें झुलसते रहे निरपराध बच्चे, जो जब जब अपनी माँ की सूनी कलाई देखें तो हर निवाले के साथ उन्हें एहसास हो अपने अनाथ होने का। एक दुखी, लाचार, निर्दोष को यह दंड किस लिए? क्या इसलिए कि एक स्त्री का शोषण करने में कोई कसर नहीं रखना चाहता ये समाज, या डरता है एक स्त्री के सौंदर्य से कि कोई पुरुष इस पति विहीन स्त्री के प्रति आसक्त न हो जाए? पुरुष के अपराधों के लिए कब तक एक स्त्री सजा पाती रहेगी? आखिरकार कब तक? पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी बदहवासी की हालत में। फिर रिया अपनी चूड़ियां खनखनाती हुई अंदर चली गई। भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी। क्या औरत है, छी छी। पति को गए 4 दिन भी नहीं हुए और चूड़ी के प्रति इतनी आसक्ति। अरे किसके लिए सजना है, किसे रिझाना है? ऐसी औरतें औरत नहीं, कुतिया होती हैं जो पराई थाली में मुंह मारना चाहती हैं। क्या समझाता इसे? क्या तो निकली
निकली उल्टा। हे भगवान, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या जमाना आ गया है। रिया की सास की त्योरियां चढ़ गईं। जो मेरे बेटे की न हो सकी वो इस परिवार की क्या होगी। सारे समाज में नाक कटा दी। कुछ भी नाटक करे चूड़ी तो तोड़नी ही पड़ेंगी। रिया की माँ ने उसकी सास के आगे हाथ जोड़ लिए। अभी छोड़ दें, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। धीरे धीरे खुद उतार देगी सब चूड़ियाँ, पर ऐसे तोड़ो नहीं। अभी घाव ताजा है, नहीं सह पाएगी शायद। उसकी मना स्थिति समझ लो, आप तो बड़ी हो। कहते कहते वो फफक उठी। मैंने भी बेटा खोया है, पर यह तो हर विधवा औरत के साथ किया जाने वाला रिवाज है। यही कोई अनोखी है क्या। नहीं, अपने परिवार मान्यताओं पर उसकी मना स्थिति समझने के नाम पर मैं कीचड़ नहीं उछलने दूंगी। क्या सोच रही हो, मेरा बेटा, ऊपर से कहते हुए रिया की सास रो पड़ी। रिया के कमरे में परिवार के पुरुष गए। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर। मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। नाउन ने चट चट कचट करते हुए सब चूड़ियां तोड़ दी। उसे अधमरी सी हालत में छोड़कर सब चले गए। उसके मन के संभलने की, मन स्थिति को समझने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की। और क्यों करें। मन कहाँ होता है औरत के पास जिसे कोई समझे, थोड़ा स्नेह दे, थोड़ी मोहलत दे। उसके बस दो ही रूप जानता है समाज, देह या कठपुतली जिसे नाचना है परंपराओं के आगे, बिना सोचे, बिना रुके, बिना थके। सब संतुष्ट थे कि चलो, 9 बार के दिन चूड़ी तोड़ने का रिवाज तो पूरा हुआ नहीं तो पता नहीं क्या अपशकुन हो जाता। पर उसके बाद किसे शांति मिली, किसे किसे नहीं पता। पर रिया, वो तो पत्थर की हो गई। सूनी पथराई आंखें, ना फिर कभी रोई, ना हंसी, ना हिली, ना डुली, गहन गंभीर। 2-4 दिन तक तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। फिर लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला नर्वस ब्रेकडाउन है। ऐसे मरीज के लिए जिस प्रकार के वातावरण की ज़रूरत होती है उसे रिया के ससुराल वाले कहाँ दे सकते थे, बल्कि पागल पागल कहकर पीछा छुड़ाने के लिए मायके पटक आए। माँ से भी कहाँ संभली। आस पड़ोस वाले आकर पता नहीं क्या क्या कहकर चले जाते। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ने उसे आगरा पागल खाने भिजवा दिया। कहते कहते सुरभि रो पड़ी। मैं संज्ञा शून्य सी सब कुछ सुन रही थी, या शायद एक हिस्सा सुनने के बाद मैंने कुछ सुना ही नहीं, या सुनना ही नहीं चाहा, या समझा नहीं, या समझते हुए भी समझना नहीं चाहा। पर जब मैं वापस अपने होश में लौटी तो मैं सुधीर के सीने से लगी हुई थी। उसकी कमीज मेरे आंसुओं से तरबतर थी। सुधीर मेरे बालों में धीरे धीरे अपना हाथ फेर रहे थे। मैंने और कस के सुधीर को पकड़ते हुए कहा, नहीं सुधीर, ये नहीं हो सकता। रिया, मेरी रिया, मैं रिया से मिलना चाहती हूँ, एक बार। शायद। सुरभि मेरी बात काटते हुए बोली, क्या फ़ायदा, इतने साल हो गए, अब तो डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी है। मैंने सुधीर को हिलाते हुए कहा, मुझे जाना है सुधीर, मुझे जाना है। सुधीर, मुझे रिया से मिलने जाना है। सुधीर ने हाँ में सर हिलाया। मैं सुरभि के साथ आगरा पागल खाने की तरफ चल पड़ी। सुधीर निकिता को लेकर होटल चले गए। मासूम बच्चे को जीवन की विडंबनाओं से दूर रखने में ही हमने भलाई समझी। ऑटो तेजी से चल पड़ा और उससे भी ज़्यादा तेजी से चल पड़े मेरे विचार। कैसे देखूंगी उसे, क्या मैं सह पाऊंगी, क्या वो मुझे पहचान पाएगी। लीजिए मैडम, आ गया पागल खाना, 70 रुपये बनते हैं। मैं 100 का नोट ऑटो वाले को देकर कीप द चेंज कहकर आगे बढ़ गई। सुरभि की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। बड़ा ही विचित्र दृश्य था अंदर का। ये थी पागलों की दुनिया। इस दुनिया के अंदर एक अलग दुनिया जीवित रहती थी, निर्जीव हो गई थी। समाज में रहते हुए भी बहिष्कृत, लगातार बोलते हुए भी शब्दों के एहसासों से परे। हर किसी का अपना दर्द, अपनी घुटन, अपनी कहानी, अधूरी कहानी जो आगे बढ़ नहीं पाई, और कैद हो गई जिंदगी एक अधूरी कहानी में। मुझे दिख रही थी ढेर सारी औरतें, बेतरतीब बाल, बेतरतीब वस्त्र, बेतरतीब जीवन। कुछ के फटे कपड़े देख मैंने टोका, ऐसा क्यों। परिचारिका ने बताया,
मैडम जी, फंड्स की कमी है। पागल खानों को कोई दान भी नहीं देता। कहाँ से लाए नए कपड़े? एक औरत हंस रही थी बेतहाशा, वीभत्स, अट्टहास, जैसे कहना चाहती हो, आओ समाज के ठेकेदारों आओ। बहुत चुभती थी ना मेरी हंसी। लड़की हंस नहीं सकती, दांत न दिखे महाभारत हो जाएगी। अब रोको मेरी हंसी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, शायद यही वो अवस्था है जहाँ लड़की खुलकर हंस सकती है। कुछ औरतें रो रही हैं। पूरी सृष्टि को इस कदर इतना डूबना पड़ रहा है, अब कि मनु भी न बचे। एक औरत मेरे पास आई। मैडम जी, मुझे यहाँ से निकालो। मैं पागल नहीं हूँ। मेरे पति को दहेज के कारण दूसरी शादी करनी थी। इसी कारण यह प्रपंच रचा है। मायके वाले मेरा खर्च नहीं उठाना चाहते थे, बस यहाँ लाकर पटक दी गई। मैं सब पढ़ लेती हूँ, सब, हिंदी अंग्रेजी सब। कहकर उसने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। यह रेखा, निधि, सीमा भी पागल नहीं है, बस पागल करार दी गई हैं। मैं सोच रही थी, हाँ शायद ये पागल नहीं है, पर वाह वाह विधाता, पति और पिता द्वारा ठुकराई गई नारी के लिए बस दो ही दरवाजे खुलते हैं। एक वह जहाँ तन कैद हो जाता है, एक वह जहाँ मन कैद हो जाता है। तभी परिचारिका उसे मेरे पास से खींच कर ले गई, पर वो चीखती जा रही थी, मैडम, मैडम जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैडम जी। मेरी हर धड़कन उसकी चीख सुन रही थी। उसकी चीख नश्तर की तरह चुभ रही थी। फिर भी मैं उसे अनसुना करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेरी नज़रें चारों ओर रिया को खोज रही थी। अचानक मुझे दिखी सबसे अलग, सबसे शांत, नीरव, निस्तब्ध सी आंखें, जिसमें डूबा हो दुख का समुंदर, चुपचाप जैसे ढूंढ रही हो कुछ, न जीवित न निर्जीव। मेरी आंखें छलक गईं। मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों गाल अपने हाथों में ले लिए। उफ, ये क्या? जैसे मृत शरीर को छुआ हो। न कोई सिहरन, न कोई संवेदना। मैं वहीं बैठ उसी अवस्था में रोती रही। मन चीख चीख कर कहता रहा, ए रिया, मुस्कुराना। क्या फिर से वो ओठ टेढ़े करके मुस्कुराएगी मधुबाला की तरह? क्या ऐसा कभी होगा? तभी सुरभि ने कहा, अब चल। मैंने उसके गालों से हाथ हटा लिए। पता नहीं रिया ने मुझे पहचाना या नहीं, पर उसने अपनी दोनों कलाई मेरी गोद में रख दी, जैसे कह रही हो, देखो दीदी, तुम्हारी रिया की एक एक चूड़ी टूट गई है। अपना मन वहीं छोड़कर मैं घर आ गई। विचारों की श्रृंखला में डूबते उतराते हुए मैं वर्तमान में लौट आई। मैंने टीवी ऑफ कर दिया और दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगी। तभी सुधीर ने आकर मेरे हाथ हटाए और लाल चूड़ियों का डब्बा मेरी गोद में रख दिया। फिर धीरे से बोले, जाओ रिया को पहना दो। ये गलत है, पाप है सुधीर। मैंने सुधीर का हाथ झटकते हुए कहा। सुधीर मुस्कुराए। पाप कैसा? ये रिवाज के खिलाफ है, परंपरा के विरुद्ध है। एक विधवा ये कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकती। मैंने तर्क देते हुए कहा, कैसी परंपरा है, कैसा रिवाज? सुधीर के प्रति प्रश्न करते हुए कहा, क्या कोई परंपरा इंसान को इस हालत में पहुंचाए जाने की हद तक निभाना जरूरी है? क्या परंपरा इंसान से बढ़कर है? पर समाज? मैंने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। सुधीर मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, किस परंपरा और किस समाज की बात कर रही हो? इसी समाज में पहले परंपरा थी सती प्रथा की, जहाँ जिंदा औरत अपने पति के शव के साथ जला दी जाती थी। बाल विवाह की, जहाँ कई बच्चियाँ अपने पति की शक्ल देखे बिना विधवा हो जाने पर मथुरा या वृंदावन के आश्रमों में पहुंचा दी जाती थी, एक बेबस लाचार जीवन जीने के लिए। राजा राम मोहन राय ने जब इनके विरुद्ध जन जागरण का कदम उठाया होगा, तब भी लकीर के फकीर समाज ने बहुत शोर मचाया होगा। पर आखिर टूटी ना वो परंपरा, और देवदासी परंपरा, जहाँ औरतें देवता से विवाह के नाम पर पंडे पुजारियों की भोगिया बनने पर विवश थे। कहाँ है वो परंपरा? ये परंपराएं नहीं, बेड़ियां हैं दास्ता की, चिन्ह शोषण के। इसकी शिकार महिलाएं या तो
ढोई जाती हैं बोझ की तरह भाइयों के द्वारा, या अभिशप्त होती हैं किसी किसी देवालय पागल खाने में जीवन मात्र काटने को। जीवन साथी का खोना एक बहुत दुख की बात है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। पर दुख क्या केवल एक स्त्री के लिए ही है? एक दुखी स्त्री से जीवन के सब रंग छीन लेना क्या उचित है? जाओ मधु जाओ, रिया को चूड़ियां पहना कर आओ। शायद उसके जीवन का संगीत फिर खनखना उठे, शायद वो ठीक होकर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, फिर से जी उठे। या शायद इस तरह तो न मरे। उठो मधु, हिम्मत करो, शुरुआत करो, बदलेगा इतिहास। धीरे धीरे मौन रहकर ही सही, पर बदलेगा ज़रूर। मैंने आंसू पोंछ कर सुधीर से चूड़ियों का डब्बा ले लिया और चल पड़ी। ऑटो, ऑटो, ऑटो को बुलाकर पागल खाने। मैं ऑटो में बैठ गई। धचाक। अरे ये क्या? मैडम जी, सड़क में बहुत गड्ढे हैं। मैं चूड़ी के डब्बे की तरफ देखकर मुस्कुराई। धचका तो लगेगा ही, इतिहास करवट जो बदल रहा है, ये उसी की दस्तक है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।